नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी का एक टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली बीएससी के लगभग यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में आता है। बीएससी सेकंड सेम में आता है ये। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इस टॉपिक से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांस्टेंट्स के बारे में। देखिए कांस्टेंट्स क्या होता है। पहली बात तो देखो इसको क्या बोला जाता है, मतलब किसी चीज में आप इस तरह से उदाहरण दीजिए, ये किस रिस्ट्रिक्शन होता है किसी चीज पर, ठीक है, पाबंदी लगाना, मतलब बाधाएं, इसको हिंदी में बाधाएं बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, इसका पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको 8 से, मतलब जो स्कूल टाइमिंग होता है उसमें उसको स्कूल की 4 दीवारी के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया है, तभी वो स्कूल से बाहर नहीं जा सकता बिना परमिशन के, मतलब वहां रिस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां पर उसको रोक दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। वही क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है। एक किस्म से हम अगर इसको परिभाषित करें तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। ज्योमेट्रिकल या काइनेमेटिक रिस्ट्रिक्शन की मोशन ऑफ द बॉडी, पार्टिकल या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ज्योमेट्रिकल भी और काइनेमेटिक कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब किसी चीज को रोकना, पाबंदी लगाना, आपको पता ही है। अब इसका उदाहरण क्या लेते हैं, सबसे इसके बहुत सारे उदाहरण है वैसे तो, मैंने आपको स्कूल वाले उदाहरण से आपको शायद समझ में भी आ गया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए रिजिड बॉडी है और इसके जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब फिक्स होता है। यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ ये किसका एग्जांपल होगा, कांस्टेंट का एग्जांपल होगा, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये डिस्टेंस क्या कर दिया, फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता ये। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर। देखिए मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो कंटेनर के अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, उनकी रिस्ट्रिक्शन होगी, कंटेनर के अंदर जो गैस ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। वो भी किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट का एग्जांपल है कि ये बाहर नहीं आ सकते, कि इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कंटेनर के अंदर अपने आप, ठीक है। और उसके बाद में पार्टिकल्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए जो पार्टिकल्स, इसका एग्जांपल और 3 एग्जांपल मैंने लिखे कि जो स्पेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी रिस्ट्रिक्टेड ही है, क्योंकि वो सिर्फ कहां मूव कर सकता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर ही मूव कर सकता है। तो वो एक कांस्टेंट मोशन कहलाता है, कांस्टेंट का एग्जांपल कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपली कांस्टेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर काइनेमेटिक या ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन, किसके ऊपर, मोशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर। उसके 3 एग्जांपल और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड मोशन कहलाता है। वो मतलब उनके जो पार्टिकल होते हैं रिजिड बॉडी में, उनके बीच में डिस्टेंस फिक्स होता है। और गैस मॉलिक्यूल जो कंटेनर है, गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है किसके अंदर, कंटेनर के अंदर ही वो गैस के मॉलिक्यूल, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां पर उसको लिमिट लगा दी उसकी, वो उसके अंदर ही मूव करेंगे गैस मॉलिक्यूल। पार्टिकल मूव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो सरफेस के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो पार्टिकल सिर्फ कहां मूव कर सकता है, सरफेस पे मूव कर सकता है। इस प्रकार के जो मोशंस के एग्जांपल हैं वो किसके एग्जांपल होंगे, कांस्टेंट्स के एग्जांपल होंगे, ठीक है। टाइप पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। मैंने अभी कांस्टेंट्स के बारे में बताया आपको। अभी ये किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो इक्वेशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन इनको क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, और एक टाइम के हिसाब से, टाइम डिपेंडेंट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं इसमें, होलोनोमिक कांस्टेंट और एक होता है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होता है, जिसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो होलोनोमिक होता है। और जिसको इक्वेशन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ऐसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होता है, नॉन होलोनोमिक होता है। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए कांस्टेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मैंने बता दिया होलोनोमिक होता है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर दिखा रखे हैं आपको, r1 r2 r3 पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है, t टाइम है, तो ये हमने एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, होलोनोमिक इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ये हम बार बार में पढ़ रहे हैं। रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, मैंने बताया कि पार्टिकल के बीच में जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए मान लीजिए इनिशियल और ये फाइनल
होगी इसकी पोजीशन आर आई माइनस आर जे, इसका आगे का स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई जे। सी क्या है? कांस्टेंट, वो डिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। अब सी को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो कितना हो गया? 0। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये क्या है? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी किसका एग्जांपल है? होलोनोमिक कांस्टेंट का। जब पेपर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे पूछेगा कि होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होता है, इसके एग्जांपल दीजिए। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल जरूर पूछेगा, तो आपको एक एग्जांपल तो आपको जरूर माइंड में रखना है। तो हमने पहले एग्जांपल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैंने फिर से बता दिया। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। वो ये कांस्टेंट है, ये उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब नॉन होलोनोमिक के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, जिसको हम इक्वेशन के रूप में नहीं लिख सकते। सीधी बात है, होलोनोमिक के आगे नॉन वर्ड लग गया तो अब पता ही है कि ये ऐसे, इससे उल्टा ही होगा। जो होलोनोमिक कांस्टेंट नहीं होगा, वो ही नॉन होलोनोमिक होगा, ठीक है। मतलब जिसको हम इक्वेशन की टर्म में नहीं लिख सकते, मतलब या तो इसको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, मतलब इनइक्वालिटी की टर्म में लिखेंगे इनको, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह से जिनको लिखेंगे वो होते हैं नॉन होलोमिक कांस्टेंट। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई भी पार्टिकल सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मूव करता है, ठीक है, मान लीजिए सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है, वो मान लीजिए ये इसकी रेडियस है, आर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो सीधी सी बात है, जो आर है वो क्या होगा? ए से ग्रेटर ही ग्रेटर होता जाएगा, क्योंकि बाहर मूव कर रहा है इससे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये एग्जांपल है नॉन होलोमिक कांस्टेंट का। तो हमने कांस्टेंट को इक्वेशन के बेसिस के ऊपर बांट दिया है। जब इक्वेशन की टर्म में लिखेंगे तो होलोनोमिक कांस्टेंट, और इक्वेशन को जब इक्वेशन की टर्म में नहीं लिख सकते जिनको नॉन होलोनोमिक, और एग्जांपल हमने ले लिया मोशन ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो कि हमने पहले पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे अगला जो टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट का, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंट। कौन सा टाइम डिपेंडेंट होगा, कौन सा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके बारे में जस्ट पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंट। हमने इक्वेशन के बेस पे पढ़ा, अब टाइम डिपेंडेंट के ऊपर पढ़ते हैं कि कांस्टेंट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसमें दो होते हैं, स्क्रोनोमिक कांस्टेंट और एक होता है रिहोनोमिक कांस्टेंट। मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है वो होता है स्क्रोनोमिक कांस्टेंट, और जो टाइम पे डिपेंड करता है वो होता है रिहोनोमिक कांस्टेंट। वेरी सिंपल है, जो टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंडेंट के हिसाब से इनको बांटा गया है। अब इसके एग्जांपल पढ़ते हैं हम। इन रिजिड बॉडी, वही एग्जांपल जो हमने होलोनोमिक कांस्टेंट में पढ़ा था, हमें पता है ये बार बार हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो आपको आराम से ये रिमेंबर भी रह सकता है, याद भी रह सकता है अच्छी तरह से। डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, हमें ये पता है, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये आर आई माइनस आर जे बराबर है कांस्टेंट, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया? मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और यही एग्जांपल होलोनोमिक कांस्टेंट का भी है। तो ये जो एग्जांपल है आप होलोनोमिक कांस्टेंट के लिए भी और इसके लिए स्क्रोनोमिक कांस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे दोनों टाइप के कांस्टेंट है इसमें। उसके बाद में एक और एग्जांपल है इसका, ए बीट स्लाइड्स ऑन ए रिजिड कर्व, ठीक है, वायर आर फिक्स इन द स्पेस। रिजिड कर्व वायर, ठीक है, क्या होता है? ए बीट स्लाइडिंग्स ऑन ए रिजिड कर्व वायर इन ए फिक्स इन स्पेस। जो बीट्स होते हैं, जो मनके होते हैं माला के अंदर, जो जिनको मनके बोलते हैं, वो अगर हम किसी रिजिड कर्व वायर के अंदर फिक्स कर देते हैं, स्पेस में फिक्स कर देते हैं, तो वो एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया स्क्रोनोमिक कांस्टेंट का। और अगर रिहोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल भी यही बनेगा, लेकिन वो फिक्स वाला, अगर वो चेंज होता हो, बीट स्लाइड्स ऑन रिजिड कर्व वायर फिक्स्ड इन ए स्पेस, नहीं, हम किसी भी चेंजिंग स्पेस में डाल देते हैं उसको, तो वो एग्जांपल किसका बनेगा? रिहोनोमिक कांस्टेंट, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करेगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड करता है, तो इसी एग्जांपल को अगर हम फिक्स की बात करेंगे तो किस में आएगा? स्क्रोनोमिक कांस्टेंट में। और अगर ये चेंज होता है स्पेस के अंदर, तो ये किस में आएगा? रिहोनोमिक कांस्टेंट में, ठीक है। बस यही वर्ड आपको, ये वाला जो एग्जांपल है, आपको इसमें दोनों में यही बात ध्यान रखनी है। अगर आप फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे, तो आप स्क्रोनोमिक कांस्टेंट्स बोलेंगे उसको, और अगर वो टाइम पे डिपेंड करेगा तो रिहोनोमिक बोलेंगे। और ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज लिखना है, चेंज इन स्पेस अगर वो हो जाता है रिजिड कर्व के अंदर बीट स्लाइड्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स हमने पढ़े, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिमाइंड करवा देता हूं क्या, कि हमने दो तरह से पढ़े, कि इक्वेशन के आधार पर और एक
टाइम डिपेंडेंट के आधार पर। तो इक्वेशन के आधार पर हमने दो तरह के पढ़े हैं, बिल्कुल सिंपल। आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे, होलोनोमिक कांस्टेंट और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट में हमने पढ़ा कि जब हम इक्वेशन की टर्म में लिख देते हैं कांस्टेंट को तो होलोनोमिक होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल आपने लिया, रिजिड बॉडी वाला एग्जांपल हमने लिया कि रिजिड बॉडी जो होती है उनके रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और उसके बाद में हमने नॉन होलोमिक में पढ़ा कि जो इक्वेशन की टर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते, इनइक्वालिटी की टर्म में लिखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है किसी भी कंटेनर के अंदर, वो हमने पढ़ा है। स्फीयर के अंदर पढ़ा, सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है उसका एग्जांपल हमने पढ़ा, जिसको हम इक्वेशन की टर्म में नहीं लिख सकते। फिर हमने बांटा टाइम डिपेंडेंट के आधार पे, तो वो दो होते हैं, स्क्रोनोमिक और रिहोनोमिक। स्क्रोनोमिक जो टाइम जो कांस्टेंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो स्क्रोनोमिक होता है। उसका एग्जांपल हमने लिया रिजिड बॉडी वाला। और ये बीट स्लाइड्स ऑन रिजिड कर्व वायर फिक्स इन द स्पेस अगर लेते हो तो स्क्रोनोमिक कांस्टेंट, अगर चेंज लेते हो तो वो कौन सा होगा, रिहोनोमिक कांस्टेंट, जो कि टाइम पे डिपेंड